हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा ग्राफिक, एक बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है। तो अगर आप लोगों का दिल कमजोर है, आप इस तरह की चीजों को हैंडल नहीं कर सकते जो बहुत ज्यादा ग्राफिक हो, तो आप इस स्टोरी को स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहती हूँ कि ये एक लॉन्ग स्टोरी है, तो हो सकता है कि मैं इसको पार्ट्स में सुनाऊं। तो अगर आप लोग पार्ट्स में सुनना पसंद नहीं करते हैं तो आप अगला पार्ट आने के बाद ही इस स्टोरी को पूरा सुने। तो फिलहाल सीधे हम अपनी आज की ये स्टोरी शुरू करते हैं, जो कि है एक सीरियल किलर स्टोरी। आज की स्टोरी है फ्रिट हार्मन की स्टोरी, जिसका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1879 के दिन। तो यानी कि आज की अपनी इस स्टोरी के लिए हम बहुत पीछे लौटने वाले हैं। ये जो फ्रिट नाम का व्यक्ति था, ये पला बड़ा था हनोव जर्मनी में। यहां पर ये अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था और साथ ही इसके 5 बड़े भाई बहन थे। ऐसा बताया जाता है कि फ्रिट्ज का जो परिवार था वो बहुत ही ट्रबलसम परिवार था। उसका बचपन कोई सीधा साधा बचपन नहीं था। इसके जो डैड थे, जिनका नाम था ओले, वो एक बहुत ही एग्रेसिव व्यक्ति थे। वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रखना चाहते थे, लेकिन साथ ही उनके पास अपने बच्चों के लिए कोई भी समय नहीं था। बेसिकली बस उनको अपने बच्चे डिसिप्लिन में तो चाहिए थे, लेकिन डिसिप्लिन करने के लिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। इसी कारण से वो हर समय अपने बच्चों के ऊपर चीखते चिल्लाते रहते थे। हालांकि वो बहुत कम समय घर पर गुजारते थे, लेकिन जिस समय भी वो घर पर होते थे, उस समय बच्चों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही ज्यादा बेकार होता था। बच्चे उनसे बहुत ज्यादा घबराते थे। ये जो इसके पिता थे, ये बहुत हैवी ड्रिंकर थे, बहुत ज्यादा शराब पीते थे और साथ ही वुमेनाइजर भी थे। वो हर समय अपने वाइफ को चीट करते रहते थे और इसी कारण से एक बार उनको सिफिलिस नाम की एक बीमारी भी हो गई थी, जो कि एक एसटीडी है। फ्रिट्स की माँ का नाम था जोआना, जो कि उसके पिता से यानी कि ओले से करीब 7 इयर्स बड़ी थी। ऐसा बताया जाता है कि फ्रिट्स की माँ बहुत ज्यादा जेंटल थी, अपने बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करती थी। तो हम कह सकते हैं कि वो उसके पिता से बिल्कुल अपोजिट थी। साथ ही ये भी बताया जाता है कि जोआना एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी। उनका परिवार काफी अच्छा था। और ये भी बताया जाता है कि ओले ने शायद इसी कारण से जोआना से शादी की थी, जबकि वो उससे बड़ी भी थी, केवल उसके पैसे के लिए। पता नहीं क्यों, लेकिन जोआना अपने पति की सारी हरकतें बहुत ज्यादा बर्दाश्त करती थी। लेकिन साथ ही उसको कोई बहुत ही क्रॉनिक बीमारी भी थी। ज्यादातर दिन वो बेड पर ही पड़ी रहती थी, बेड से उठ ही नहीं पाती थी। और शायद इसी कारण से वो इस रिलेशनशिप से निकल भी नहीं पा रही थी। उसके सबसे छोटे बेटे का नाम ही फ्रिट्स था, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। जिस समय फ्रिट्स का जन्म हुआ, उस समय तक जोआना अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने डिसाइड किया कि वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाएगी। और जब फ्रिट्ज थोड़ा सा बड़ा हो गया, उस समय वो अपने सारे बच्चों के साथ अपने पति से अलग हो गई, अलग रहने लगी। और उसके बाद उसने अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, स्पेशली फ्रिट्ज के ऊपर। फ्रिट्ज उसका सबसे फेवरेट चाइल्ड था। वो उसको बहुत ज्यादा पैम्पर करती थी, उसे अडोर करती थी और उसके प्रति बहुत ज्यादा अफेक्शन शो करती थी। ऐसा भी बताया जाता है कि जोआना फ्रिट्ज को लेकर बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा भेदभाव करती थी। वो अपने बाकी बच्चों की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करती थी, स्पेशली उसके जो सबसे 2 बड़े बच्चे थे, वो दोनों ही बेटे थे। और उनकी परवाह जोआना इसलिए नहीं करती थी क्योंकि वो ये मानती थी कि वो अपने फादर जैसे ही बन चुके हैं। बाद में फ्रिट्ज के एक भाई के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस भी लगे थे, और ये चार्जेस उसके बहुत ही यंग एज में लग चुके थे। तो ऐसा लगता है कि फ्रिट्ज की माँ कहीं ना कहीं अपने बेटों के मामले में ठीक थी। वो उनके बारे में ठीक ही सोचती थी। अब वो अपनी बेटियों के बारे में क्या सोचती थी, इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, क्योंकि फ्रिट्ज की 3 बहनें थी। लेकिन ऐसा लगता है कि जोआना के उन तीनों बेटियों के साथ भी कुछ खास अच्छे संबंध नहीं थे। वो अपनी डॉटर्स के पूरे अरमान भी फ्रिट्ज के ऊपर ही पूरे करती थी। वो उसको अपनी सारी हॉबीज में इन्वॉल्व करती थी, अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करती थी। ये फ्रिट्स को बेटियों जैसे कपड़े पहनाती थी, उसको डॉल्स देती थी खेलने के लिए, और यहां तक कि फ्रिट्स के चेहरे पर मेकअप भी अप्लाई करती थी। कई बार फ्रिट्स की माँ उसके बालों में रिबन वगैरह भी लगा दिया करती थी, लेकिन वो इन सारी चीजों को बिल्कुल भी माइंड नहीं करता था। वो लड़कों वाली जो अदर एक्टिविटीज होती थी, उनसे ज्यादा इन एक्टिविटीज को पसंद करता था। धीरे धीरे फ्रिट्स ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि वो एक बहुत ही रिजर्व्ड और एक बहुत ही शांत बच्चा था। उसके कुछ खास दोस्त नहीं थे। वो किसी के साथ भी बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करता था। वो स्कूल की किसी भी स्पोर्ट्स टीम का भी हिस्सा नहीं था। वो टिपिकल बॉयज थिंग करना पसंद नहीं करता था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा।
इसके बदले वो लड़कियों के साथ हैंग आउट करना पसंद करता था और इस कारण से आप समझ सकते हैं कि उसको बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। जो बाकी उसके साथ के लड़के थे वो उसको बहुत ज्यादा टीज करते थे कि तुम तो बस लड़कियों के साथ ही रहते हो और लड़कियों की तरह ही हो। इधर जो टीचर्स थे, उस समय के टीचर्स ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते थे। उन्हें भी ऐसा लगता था कि उसको मैनली होना चाहिए और इसी कारण से उसको और ज्यादा मैनली बनाने के लिए इन्होंने उसको एक मेल टीचर के केयर में रख दिया। ये जो मेल टीचर थे जो कि फ्रिट्ज को देख रहे थे, स्पेशल केयर कर रहे थे, उनका ये टास्क था कि इनको फ्रिट्ज को और ज्यादा मैनली बनाना है, थोड़ा सा लड़कों की तरह उसको प्रिपेयर करना है। लेकिन ट्रेजिकली उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने फ्रिट्ज को सेक्सुअली अब्यूज करना शुरू कर दिया। और जिस समय उन्होंने ये सब कुछ किया उस समय फ्रिट्ज की उम्र थी केवल 8 इयर्स। फ्रिट्ज इन सारी चीजों को समझने के लिए बहुत ही छोटा था, लेकिन उसके साथ अब रेगुलर सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा था उसके ही टीचर के द्वारा। इसके बारे में उसने कभी भी किसी को भी नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता चला गया। वो क्लास में भी अलग तरीके से बिहेव करने लगा, वो क्लास डिस्टर्ब करता था, वो लोगों को, बच्चों को परेशान करता था और इसके कारण से उसको बहुत बार स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा वो बच्चों को डराना भी पसंद करता था, वो बच्चों की आंखों में डर देखकर खुश होता था। इसके लिए वो बहुत सारी चीजें करता था। साथ ही वो घर पर अपनी बहनों को बांध दिया करता था। वो अपनी बहनों को बुली करने लगा था जबकि वो उससे बड़ी थी। इसके अलावा वो रात को अपने घर से बाहर निकलता था, नेबरहुड में जाता था और लोगों के खिड़की पर, दरवाजे पर बैंग करने लगता था, नॉक करने लगता था उनको डराने के लिए। और ऐसा करना कि लोग उससे डर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा पसंद था। इसके साथ ही फ्रिट्ज अपने फादर से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था और ये नफरत म्यूचुअल थी, क्योंकि उसके पिता भी उससे काफी नफरत किया करते थे। अब जो फ्रिट्ज था वो अपने पिता से इसलिए नफरत करता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो उसके मॉम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। और इधर जो उसके फादर थे वो फ्रिट्ज से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि उनको फ्रिट्ज बहुत ज्यादा गर्ली लगता था, एक लड़के जैसा नहीं लगता था। वो उसके जैसा लड़का नहीं चाहते थे, एक लड़कियों जैसा लड़का पसंद नहीं करते थे। अब धीरे धीरे फ्रिट्ज की उम्र हुई करीब 15 इयर्स और उसने स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल छोड़ने के बाद उसने मिलिट्री में एनरोल कराया और उसका सिलेक्शन मिलिट्री में हो भी गया। जब वो मिलिट्री में सर्विस कर रहा था तब उसने डिस्कवर किया अपनी सेक्सुअलिटी को और तब उसने रियलाइज किया कि वो एक गे है। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं 1890s की, जिस समय होमोसेक्सुअलिटी एक बहुत ही बड़ा इश्यू हुआ करता था, एक क्रिमिनल एक्ट हुआ करता था। और इसी कारण से फ्रिट्ज इसके बारे में ओपनली बात नहीं कर सकता था, लेकिन इस चीज का उसके ऊपर बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा। और इसके साथ ही एक और कंडीशन हुई फ्रिट्ज के साथ, और वो ये कि जब वो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग ही पूरी कर रहा था, अभी उसको 5 मंथ्स ही हुए थे, कि वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। हर समय वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता था, बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा डिजी फील करता था और डॉक्टर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जब बाद में फ्रिट्ज के डिफरेंट टेस्ट कराए गए तब ये पाया गया कि उसको एपिलेप्सी थी, यानी कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। इसके अलावा भी फ्रिट्ज के साथ बहुत सारी कंडीशंस थी, वो बहुत सारे डॉक्टर्स से मिलता रहा, साइकेट्रिस्ट से मिलता रहा और उसको एक पॉइंट पर यह भी पता चला कि वो स्किज़ोफ्रेनिया से भी पीड़ित था। जब ये पता चला कि उसको एपिलेप्सी है तब उसको मिलिट्री से निकाल दिया गया। इस चीज ने फ्रिट्ज को बहुत ज्यादा परेशान किया क्योंकि अब उसको वापस घर लौटना पड़ा। उसको अपने घर वापस नहीं लौटना था, वो अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन फिलहाल वो लौट आया था और अब उसको एक जॉब की जरूरत थी। अब जॉब मिलना इतना आसान नहीं था, इसी कारण से उसने अपने डैड की फैक्ट्री में ही काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इनके संबंध आपको पता ही है कि इतने ज्यादा खराब थे, इसके बावजूद भी वो एक ही जगह पर काम कर रहे थे। ये बेसिकली एक दूसरे से नफरत करते थे, उसके बाद भी इनको साथ रहना पड़ रहा था। ये चीज इसके लिए, यानी फ्रिट्ज के लिए, एक नाइटमेयर जैसी थी। फ्रिट्ज के जो पिता थे वो सबके सामने उसको बुरी तरीके से डांटते थे, बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते थे और वहां पर फ्रिट्ज के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन यहीं से फ्रिट्ज की एक डार्क साइड उसके खुद के सामने आनी शुरू हो गई थी। इस दौरान फ्रिट्ज ने अब छोटे बच्चों को, लड़कों को सेक्सुअली अब्यूज करना शुरू कर दिया था। फ्रिट्ज जो छोटे बच्चे होते थे, लड़के होते थे जो कि उसके नेबरहुड में रहते थे, उन पर नजर रखता था, फिर उनके बारे में सोचता था कि वो उनके साथ क्या घटिया काम कर सकता है। इसके बाद फ्रिट्ज रात को बाहर निकलता था, नेबरहुड में घूमता रहता था और ऐसे सुनसान इलाके ढूंढता था जहां पर वो छुपकर कोई कांड कर सकता था।
और जनरली वो गलियों में छुपकर छोटे बच्चों के वहां आने का इंतजार करता था। जब भी कोई छोटा बच्चा वहां से गुजरता था और वो अकेला होता था, तो वो उनको जबरदस्ती इन गलियों में खींच लिया करता था। यहाँ ले जाकर वो इन बच्चों को बुरी तरीके से मोलेस्ट किया करता था, असॉल्ट किया करता था। और ये बच्चे कई बार इतने छोटे होते थे कि किसी को भी कुछ बता नहीं सकते थे। इसके अलावा फ्रिट्ज उनको बुरी तरीके से धमकाता भी था, और कई बार एक ही बच्चे को वो कई कई बार असॉल्ट किया करता था। उसने टोटल कितने बच्चों को असॉल्ट किया, उसके कितने विक्टिम्स थे, इनकी कोई गिनती ही नहीं है। इसके ये सारे के सारे विक्टिम्स 10 साल से छोटे बच्चे होते थे। अब ये सारे के सारे बच्चे पहले तो होते ही इतने छोटे थे कि किसी को कुछ बताते नहीं थे, उनको समझ में ही नहीं आता था कि उनके साथ क्या हुआ है। और वैसे भी उस जमाने में इस बारे में बात करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टैबू था। लेकिन फाइनली फ्रिट्ज के एक विक्टिम ने अपनी जबान खोली। उसने अपनी माँ को इस बारे में सब कुछ बताया, और तब उसकी माँ सीधा पुलिस के पास गई। उसने फ्रिट्ज का भी नाम ले लिया था बच्चे ने, इसलिए फ्रिट्ज को सीधा अरेस्ट कर लिया गया और उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस को इस सारी घटना से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं थे। उसके ऊपर कुछ खास केस नहीं बनाया गया, और बहुत ही कम समय प्रिजन में गुजारने के बाद फ्रिट्ज वापस छूट गया था और वापस लौटकर अपने घर आ गया था। और उसका डेली रूटीन एक बार फिर से शुरू हो गया था, जॉब का भी और उन बच्चों को एक बार फिर से अब्यूज करने का भी। वो एक बार फिर से वही सारी हरकतें उन गलियों में दोहरा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि किसी को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। उसने सैकड़ों बच्चों को उस समय सेक्सुअली असॉल्ट किया। लेकिन कुछ समय के बाद एक बार फिर से फ्रिट्ज को अरेस्ट कर लिया गया था, और एक बार फिर से उसको जेल भेज दिया गया था, यही सारे चार्जेस लगा के। लेकिन इस बार उसको ज्यादा जेल में नहीं रखा गया, बल्कि उसको मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में भेज दिया गया। सबको ऐसा लग रहा था कि उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब फ्रिट्ज इस मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में आया, यहां पर आकर उसका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। उसको बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट ने इवेल्युएट किया, और उन्होंने ये पाया कि उसकी मेंटल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। और आपको पता ही है कि आज से इतने साल पहले स्पेशली जर्मनी में और बहुत सारे देशों में अगर किसी व्यक्ति की मेंटल कंडीशन खराब होती थी तो यही माना जाता था कि इसको जिंदगी भर लॉक करके रखा जाए। उनको बेसिकली एक रूम में बंद कर दिया जाता था, एक तरह से उसकी चाबी कहीं फेंक दी जाती थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसको कभी भी बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। यही माना जाता था कि इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। उनको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट भी नहीं किया जाता था, उनको जानवरों की तरह रखा जाता था। ये सब आपको पता ही होगा, आपने कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्रीज में देखा ही होगा। लेकिन इस केस में ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी बात थी कि केवल वहां पर 7 महीने गुजारने के बाद फ्रिट्ज, जो कि अब हमेशा यहीं पर बंद रहने वाला था, पता नहीं कैसे लेकिन वो यहां से भाग गया। यहां से भागने के बाद जो फ्रिट्ज था वो स्विट्जरलैंड पहुंच गया, और इसकी कोई जानकारी नहीं है कि भागने में उसकी किसी ने मदद की थी या नहीं की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी किसी ना किसी ने मदद जरूर की होगी, तभी वो स्विट्जरलैंड पहुंच पाया। और ये भी पता चला कि स्विट्जरलैंड जाने के बाद उसकी माँ रेगुलरली उसको पैसा भेजा करती थी। स्विट्जरलैंड में फ्रिट्ज ने 16 मंथ्स गुजारे, और इस दौरान उसको कोई भी पकड़ नहीं पाया, उसको कोई ढूंढने भी नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि लोगों को परवाह ही नहीं थी कि एक मानसिक रोगी एक मेंटल फैसिलिटी से भाग गया है। अब तक फ्रिट्ज की एज 19 ईयर्स हो चुकी थी। 16 मंथ्स वहां पर गुजारने के बाद फ्रिट्ज एक बार फिर से जर्मनी लौट कर आ गया। उसने एक फेक नेम यूज करना शुरू कर दिया, और एक दूसरे नाम से वो यहाँ पर रहने लगा। अब जो उसकी माँ थी वो चाहती थी कि फ्रिट्ज अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढे, क्योंकि इस एज के लड़कों के लिए एक गर्लफ्रेंड होना बहुत जरूरी है। वो चाहती थी कि वो शादी कर ले, सेटल डाउन हो जाए, और उसके बच्चे हो जाएं। यानी कि वो फ्रिट्ज से एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की उम्मीद कर रही थी। तब फ्रिट्ज की माँ को अपने पड़ोस की ही एक लड़की जिसका नाम था एना, वो काफी पसंद आ गई। उन्होंने फ्रिट्ज से उसके बारे में बातचीत की। धीरे धीरे फ्रिट्ज ने और एना ने डेट करना शुरू कर दिया, इनकी एंगेजमेंट हो गई, और बाद में ये लोग साथ में रहने भी लगे। जल्दी ही एना फ्रिट्ज के पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई, और इसके साथ ही फ्रिट्ज ने अब अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस शुरू किया। वो एक फिश मॉन्गर बन चुका था। उसने खुद की ही एक दुकान भी खोली, अच्छी खासी बड़ी दुकान, जहां से वो मछलियां बेच रहा था। उसको अपना ये नया काम काफी पसंद आ रहा था। वो काफी सारा समय गुजारता था फिश पकड़ने में, उनको काटने में, उनको बेचने में,
और धीरे धीरे ये सारी स्किल्स वो अच्छी तरीके से सीखने लगा था। और ये सारी स्किल्स जो वो सीख रहा था वो अनफॉर्चुनेटली वो आगे जाकर कहीं ना कहीं यूज करने वाला था। फिर फ्रिट्स अपने पहले बच्चे का पिता भी बन चुका था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और उसके बाद उसकी वाइफ एना उसके दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन अब ये सारी चीजें ज्यादा चलने वाली नहीं थी, क्योंकि उसकी वाइफ एना ने डिसाइड किया कि वो शायद फ्रिट्स को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब वो फ्रिट्स के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसका मतलब ये था कि फ्रिट्स का व्यवहार उसके प्रति भी अच्छा नहीं था। अभी तक इन लोगों की शादी नहीं हुई थी, केवल एंगेजमेंट हुई थी और एना ने ये एंगेजमेंट तोड़ दी थी। अब ये जो फिश मॉन्गर का बिजनेस था ये भी सारा एना के नाम पर था। तो अपनी एंगेजमेंट तोड़ने के साथ ही वो फ्रिट्स का सारा बिजनेस भी अपने साथ लेकर चली गई थी। एना ने फ्रिट्स का बनाया हुआ घर भी ले लिया था, उसके बच्चे भी ले लिए थे और साथ ही उसका बिजनेस भी। यानी कि फ्रिट्स बिल्कुल खाली हाथ रह गया था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि फ्रिट्स ने इसके बाद कभी भी अपने बच्चों से मुलाकात की होगी, कभी भी उनको देखा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये उसके बच्चों के लिए काफी एक अच्छी बात थी। अब जो फ्रिट्स की लाइफ थी वो पूरी तरह से यहाँ से बदल जाने वाली थी। उसके पास ना तो कोई जॉब थी, ना पैसा था, ना फियोन्से थी उसकी, ना उसके बच्चे थे, ना उसका घर था, ना बिजनेस। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी क्राइम की जिंदगी एक बार फिर से शुरू करेगा। अब आपको पता ही है कि वो पहले से ही किस तरह का व्यक्ति था। सैकड़ों बच्चों को वो असॉल्ट कर चुका था। और जिस दौरान मैं आपको एना की बातें बता रही थी, उसके बच्चों की बातें बता रही थी, उसके फिश मॉन्गरिंग वाले बिजनेस की बात बता रही थी, उस दौरान भी वो रुका नहीं था। उस दौरान भी वो लगातार बच्चों को असॉल्ट करता जा रहा था। यानी कि घर में उसकी फियोन्से मौजूद थी, उसके बच्चे थे, उसके बाद भी वो दूसरे बच्चों को असॉल्ट कर रहा था। अब फ्रिट्स ये सारी चीजें तो कर ही रहा था, लेकिन इसके साथ ही वो जर्मन क्रिमिनल्स से भी जुड़ चुका था। वो अंडरग्राउंड जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ बॉन्ड्स बना रहा था। इसके अलावा वो छोटी मोटी चोरियां डकैतियां भी करने लगा था। इसके अलावा वो एक कॉन आर्टिस्ट के रूप में भी काम करने लगा था। उसने बहुत सारे फ्रॉड बिजनेसेस वगैरह खड़े कर दिए थे। वो झूठा बिजनेस दिखाकर लोगों के पैसे ठगने लगा था। यानी कि वो डिफरेंट तरीके के अब क्राइम करने लगा था और इसी कारण से उस पर डिफरेंट चार्जेस लगे। वो कई बार जेल के अंदर गया और जेल से बाहर आया। इसके साथ ही फ्रिट्स एक प्रोफेशनल ग्रेव रॉबर बन चुका था। यानी कि वो कब्रों को खोदकर उसके अंदर से भी चोरियां करता था। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। फ्रिट्स अपने 30s में आ चुका था और वो जो बच्चों का असॉल्ट कर रहा था वो सारी चीजें अभी तक कायम थी। और ये चीजें अब बुरी होती जा रही थी, यानी वर्स होती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी। और इससे मेरा मतलब ये है कि ये ना सिर्फ सड़कों पर बच्चों को असॉल्ट कर रहा था, बल्कि अब ये उनको ललचाकर बहला फुसलाकर अपने अपार्टमेंट तक लाने लगा था। ये हमेशा ऐसे बच्चों को चुनता था जो बहुत ज्यादा कमजोर होते थे, जिनके पास कुछ खास बैकअप नहीं होता था। ज्यादातर ऐसे लड़के जो अपने घर से भाग कर आए होते थे या फिर होमलेस होते थे। ऐसे बच्चों को ये हॉट मील का लालच देकर, यानी कि मैं तुमको खाना खिलाऊंगा, ऐसा लालच देकर अपने अपार्टमेंट तक लाता था, उनको खाना खिलाता था। लेकिन उसके बाद बार बार ये उस बच्चों को असॉल्ट करता था। कई बार ये उन बच्चों को कई कई दिनों के लिए अपने अपार्टमेंट में रखता था, उनको जाने नहीं देता था और बार बार फिर उनका असॉल्ट करता रहता था। ये बच्चे इतने ज्यादा डरे हुए होते थे कि जब ये उसके अपार्टमेंट से निकलते थे तो इन चीजों को कहीं भी रिपोर्ट नहीं करते थे। उनको लगता था कि हमको मार देगा। इसके बाद इसने अपनी रेंज बढ़ा दी। यानी कि ना सिर्फ ये छोटे बच्चों को टारगेट कर रहा था, बल्कि ये टीनेज लड़कों को भी टारगेट करने लगा था और टीनेज से भी बड़े लड़कों को भी टारगेट करने लगा। उसके बाद वो मेल सेक्स वर्कर्स के पास भी जाने लगा। लेकिन उसके बाद इस केस में एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई और वो चीज ये थी कि फ्रिट्स अचानक ही पता नहीं कैसे लेकिन एक पुलिस का इंफॉर्मेंट बन चुका था। फ्रिट्स के इन पुलिस वालों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बन चुके थे। वो पुलिस ऑफिसर्स को बहुत छोटी छोटी जानकारियां देता था। वो अंदर की खबरें बताया करता था, क्योंकि वो इन क्रिमिनल्स के साथ काम कर चुका था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पुलिस को पहुंचाने लगा और इस कारण से पुलिस वालों के साथ उसके काफी अच्छे संबंध बन चुके थे। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था और जो जर्मनी का पुलिस डिपार्टमेंट था वो अपने बहुत ही टेरिबल स्टेट पर था। पूरा देश कर्जे में डूबा हुआ था, उनके पास कुछ खास रिसोर्सेज नहीं थे। स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही बुरी हालत में था। इसीलिए वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थे कि किन्हीं भी लोगों से किसी भी तरीके की सहायता अगर उनको मिल जाए
तो वो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे। और इसी कारण से, क्योंकि फ्रिट्ज उनको हेल्प कर रहा था, इसी कारण से उसकी पुलिस डिपार्टमेंट में एक बहुत अच्छी छवि बन चुकी थी। फ्रिट्ज उनको इंफॉर्मेशन दे रहा था, उसके बदले उसको पैसा भी मिल रहा था, और साथ ही कहीं ना कहीं जो उसकी क्राइम की दुनिया थी उसमें भी उसे ऐसा लगता था कि अगर वो इनसे संबंध बनाएगा, अच्छे रिलेशनशिप रखेगा, तो उसके क्राइम भी कहीं ना कहीं छुप जाएंगे। इसी कारण से वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती कर रहा था, उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद धीरे धीरे फ्रिट्ज के ऊपर पावर का नशा चढ़ने लगा। वो पुलिस डिपार्टमेंट में इतना इंपॉर्टेंट हो चुका था कि वो लोगों को खुद जाकर अरेस्ट करने लगा था, जबकि देखा जाए तो वो सिर्फ एक इंफॉर्मेंट था, वो कहीं से भी कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था। लेकिन वो अपने नेबरहुड में घूमने लगा, लोगों को धमकाने लगा, उन्हें बताने लगा कि मैं पुलिस में हूं, और साथ ही वो ट्रेन स्टेशन में भी घूमता था, वहां भी लोगों को धमकाया करता था। धीरे धीरे फ्रिट्ज का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले तो उसके नीचे हैं और वो कभी भी मुझे मेरे क्राइम्स के लिए परेशान नहीं करेंगे। अब इसके जो क्राइम्स थे यहां से और ज्यादा खतरनाक होने वाले थे, क्योंकि फ्रिट्ज अब अपनी कुछ और सेक्सुअल अर्जेस को महसूस करने लगा था। इसकी कुछ ऐसी डिजायर्स थी जो अब इसको पूरी करनी थी। इनमें से एक डिजायर ये थी कि इसको, यानी कि फ्रिट्ज को, इन यंग लड़कों के गलों पर अब बाइट करना था, उनके गले पर काटना था उनको असॉल्ट करने के दौरान। और ये कोई प्लेफुल बाइटिंग की मैं बात नहीं कर रही हूं, नॉन एग्रेसिव बाइटिंग की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि इसको अपने दांत उन लड़कों के गलों में गड़ाने थे, यानी कि लिटरली उनको बाइट करना था। और ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं थी, वो वाकई में ब्लड अब देखना चाहता था। और यहीं से अब फ्रिट्ज की किलिंग स्प्री शुरू हो जाती है। सितंबर 1918 में 38 इयर्स ओल्ड फ्रिट्ज अब एक विक्टिम की तलाश में निकलता है। उसको एक यंग लड़का चाहिए था अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए, और तब वो एक 17 इयर्स ओल्ड लड़के से मिलता है जिसका नाम था फ्रीडिल। ये जो लड़का था फ्रीडिल नाम का, ये इसको एक पास के कैफे में दिखता है। जब वो कैफे के अंदर इस लड़के को देखता है तो वो इस लड़के के पास की ही एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है और धीरे धीरे इस लड़के से कन्वर्सेशन करना शुरू कर देता है। अब फ्रीडल बातों बातों में फ्रिट्ज को बताता है कि वो एक रन अवे है, यानी कि अपने घर से भाग कर आया है, और अब वो यहाँ पर कहीं किसी काम की तलाश में है, कहीं पर उसे रहना है, उसकी तलाश में वो घूम रहा है। फ्रिट्ज ने मन मन में सोचा कि ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है, ये मेरा परफेक्ट विक्टिम बन सकता है। अब फ्रिट्ज ने फ्रीडल को बताया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे चलकर तुम्हें क्या करना है। ये एक ऐसी टैक्टिक थी जो कि फ्रिट्ज अक्सर यूज करता था। वो ज्यादातर अपने विक्टिम्स को बताया करता था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, ताकि वो उस पर विश्वास कर पाए, और उसके बाद फ्रिट्ज इन सबको लेकर अपने अपार्टमेंट जाता था और वहां उनको असॉल्ट करता था। ऐसा ही इसने इस लड़के के साथ भी किया। ये इसको अपने अपार्टमेंट लेकर गया, यहां पर बैठकर उन दोनों ने स्मोक किया और ज्यादा बातचीत की। लेकिन धीरे धीरे फ्रिट्ज का कंट्रोल अपने ऊपर से हटता जा रहा था, वो धीरे धीरे एग्रेसिव होता जा रहा था, और उसने फ्रीडल को इनअप्रोप्रिएटली टच करना शुरू कर दिया बिना उसके कंसेंट के। अब फ्रीडल ने उसको पुश ऑफ करने की कोशिश की, उससे बचने की कोशिश की, लेकिन फ्रिट्ज ने फ्रीडल को उसके गले से पकड़ लिया और उसको नीचे पूरी तरह से पिन कर दिया। उसके बाद उसने इसका रेप करना शुरू कर दिया। जिस समय ये इस बच्चे को असॉल्ट कर रहा था, उसी दौरान उसके मन में बहुत तेज डिजायर आई कि वो फ्रीडल के थ्रोट पर अपने दांत गड़ा दे। ये डिजायर उसके अंदर बढ़ती जा रही थी, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और उसने फाइनली ऐसा कर भी दिया। उसने फ्रीडल के थ्रोट में पूरा अपना जबड़ा गड़ा दिया, ठीक उसके एडम्स एप्पल के ऊपर। अब ऑब्वियसली जो फ्रीडल का नेक था उससे बहुत ज्यादा खून बहने लगा, पूरी तरह से फव्वारे छूटने लगे, और वो तड़पने लगा। वो सांस लेने के लिए तड़प रहा था और वो बहुत ज्यादा दर्द में था। ऑब्वियसली किसी दूसरे ह्यूमन ने उसके गले को बाइट कर लिया था, जो कि इतना आसान भी नहीं है। किसी के गले को बाइट करके उसमें पूरी तरह से अपने दांत गड़ाना किसी ह्यूमन के लिए काफी कठिन काम होगा। और हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो ह्यूमन टीथ होते हैं बहुत ज्यादा ब्लंट होते हैं, तो इतने ब्लंट टीथ उसमें गड़ाना वो अपने आप में बहुत ज्यादा पेनफुल रहा होगा। लेकिन ऐसा करने के बाद जो फ्रिट्ज था वो बहुत ज्यादा अराउज्ड हो गया। उसको खून देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो लगातार फ्रीडो के गले में काटता जा रहा था
और यहां तक कि उसने फ्रीडल के ब्लड को, जो कि बाहर निकल रहा था लगातार, उसको पीना भी शुरू कर दिया था। और ऐसा करने से उसका अराउजल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसके जो दांत थे वो फ्रीडल के विंड पाइप तक पहुंच गए, वो नली जिससे हम सांस लेते हैं। उसने उस नली को अपने दांतों से पकड़ लिया और उसके बाद खींचकर, अपने दांतों से खींचकर उस विंड पाइप को फ्रीडल के गले से बाहर निकाल दिया, उसकी बॉडी से अलग कर दिया। ऐसा सोचना, इमेजिन करना कि कोई ह्यूमन बीइंग किसी और के साथ ऐसा कर सकता है, ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। मैंने बहुत तरह के मर्डर सुने हैं, लेकिन इस तरह का मर्डर जिसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का विंड पाइप काटकर अपने दांतों से उसकी बॉडी से अलग कर दे, ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी बात है, बहुत ही ज्यादा वियर्ड सी बात है, बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है। लेकिन ऐसा इस फ्रिट्स नाम के व्यक्ति ने किया और इस कारण से उस 17 साल के बच्चे की वहीं पर तुरंत जान चली गई। लेकिन ऐसा करने के बाद फ्रिट्स ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने तुरंत अपना काम पूरा करना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारे चाकू निकाले और तुरंत ही फ्रीडल की बॉडी को काटना, यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद, उसके इंटरनल ऑर्गन्स बाहर निकालने के बाद, उसने वो बॉडी पार्ट्स अलग अलग बॉक्सेस में स्टोर किए और अपने घर के अलग अलग पार्ट्स में रख दिए। इसके बाद कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद कुछ बॉडी पार्ट्स इसने एक सूटकेस में डाले और लोकल सीमेट्री में, यानी कि कब्रिस्तान में, इस सूटकेस को लेकर पहुंचा। फिर वहीं पर कहीं जगह देखकर इसने इन बॉडी पार्ट्स को वहां पर दफना दिया। लेकिन इसी दौरान जो फ्रीडल था, उसके दोस्तों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर दी थी। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि वो किसी अजीब से पुलिस ऑफिसर के साथ घूम रहा था, उसके साथ घूमते हुए हमने उसको देखा था। पता नहीं कैसे, लेकिन पुलिस वालों को फ्रिट्स के बारे में पता चल गया था कि शायद फ्रीडल उसके साथ ही घूम रहा था। उन्हें उसका होम एड्रेस पता ही था, इसलिए सीधा पुलिस वाले अब फ्रिट्स के घर पर पहुंच गए थे। उन्होंने वहां पर फ्रीडल को ढूंढा अंदर जाकर, लेकिन वहां पर उनको ऑब्वियसली फ्रीडल नहीं मिला। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अभी भी फ्रिट्स के अपार्टमेंट में फ्रीडल के कुछ बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। यहां तक कि जो फ्रीडल का सर था वो इसने काटकर अलग कर दिया था और इस कटे हुए सर को उसने एक अवन में छुपाया हुआ था। ये जो उसका अवन था वो कुछ न्यूज़पेपर्स के पीछे पड़ा हुआ था, तो यानी कि अच्छी तरीके से छुपा हुआ भी नहीं था। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने कभी भी अच्छी तरीके से तलाशी नहीं ली और पता नहीं कैसे, लेकिन उनको उसके घर से फ्रीडल के कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं मिले। लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई जब पुलिस वाले फ्रिट्स के घर में पहुंचे थे। जब ये सीधा फ्रिट्स के घर के अंदर घुसे बिना किसी सूचना के, उस समय इन्होंने रंगे हाथ फ्रिट्स को, एक 13 साल के बच्चे को असॉल्ट करते हुए पकड़ा। शायद ये आगे चलकर उसका एक मर्डर विक्टिम भी बन सकता था, लेकिन उस दिन पुलिस ने फ्रिट्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था और इस बच्चे को उस दिन बचा लिया गया था। अब पुलिस वालों ने उस दिन फ्रिट्स को गिरफ्तार कर लिया था, उसको पुलिस स्टेशन ले आए थे और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसके ऊपर अब असॉल्ट के चार्जेस लगेंगे, ये जेल चला जाएगा और बाद में इसके अपार्टमेंट से उस बच्चे का सर और बाकी बॉडी पार्ट्स भी बरामद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस वालों ने अपार्टमेंट को सर्च किया, लेकिन अच्छी तरीके से अपना काम नहीं किया। उनको फ्रीडल का वो सर और बाकी बॉडी पार्ट्स कभी भी नहीं मिले और इसी कारण से फिलहाल वो फ्रिट्स के ऊपर कोई भी मर्डर चार्जेस नहीं लगा सकते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस इसने एक बच्चे को असॉल्ट किया है, बाकी कुछ नहीं है। और जो फ्रीडल का मिसिंग केस था वो अभी भी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। फिलहाल फ्रिट्स के ऊपर असॉल्ट के चार्जेस लगाए गए, एक माइनर का असॉल्ट करने के। उसके बाद फ्रिट्स को जेल भेज दिया गया केवल 9 मंथ्स के लिए। फ्रिट्स ये 9 महीने जेल में काटकर जल्दी ही वापस आ गया। बाहर आने के बाद इस केस से रिलेटेड एक दूसरी इंपॉर्टेंट घटना हुई और वो ये थी कि बाहर आने के बाद फ्रिट्स एक दूसरे व्यक्ति से मिला जिसका नाम था हांस ग्रैंट्स। हांस जल्दी ही आगे चलकर फ्रिट्स का एक सहयोगी बनने वाला था। अब आगे चलकर इस केस में क्या हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिस्टिकल टॉक्स के साथ मेरा एक पॉडकास्ट आ चुका है जिसमें से कुछ कहानियां वाकई में मैं मानती हूँ कि रिपीटेड थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल स्टोरीज हैं वो तो किसी भी इंसान के पास गिनी चुनी ही होती हैं। तो अगर मैं किसी भी पॉडकास्ट में जाऊंगी तो उनको बताना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे रियल एक्सपीरियंसेस हैं। उन लोगों को मैंने खुद देखा है, उन चीजों को मैंने एक्सपीरियंस किया है।
कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे चलकर मैं वो एक्सपीरियंस सुनाऊं जो कि आप लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अपने कुछ एक्सपीरियंसेस भी आप मुझे भेजें, ताकि अगर मैं पॉडकास्ट में जाऊं तो उन एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करूं। जब तक आप लोग मुझे नए एक्सपीरियंस नहीं भेजेंगे, तब तक तो मुझे अपने एक्सपीरियंस सुनाने पड़ेंगे। फिलहाल अगर मैं रियल हिट के पास फिर से जाती हूँ, जो कि मुझे लगातार बुला रहे हैं, तो मैंने वहां के लिए कुछ नई स्टोरीज, कुछ नई घटनाएं रखी हैं। उनमें से कुछ मेरी पर्सनल है और कुछ मुझे आप लोगों ने भी भेजी थी। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये कहानियां आपसे रिपीट ना करूं और नई स्टोरीज ही मैं पॉडकास्ट में सुनाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए मेरे दूसरे चैनल यानी कि ट्विस्टेड स्टोरीज को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वहां पर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और इसी कारण से हॉरर कंटेंट बनाने का वहां पर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते, मैं पॉडकास्ट भी शुरू नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जो भी पॉडकास्ट में आएगा वो एक बड़े चैनल में आना चाहेगा, छोटे मोटे चैनल पर कोई नहीं आना चाहता है। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम वहां पर अच्छे से सब्सक्राइबर वगैरह काउंट बन जाए, तब मैं हो सकता है आप लोगों में से ही कुछ लोगों को वहां पर पॉडकास्ट के लिए बुलाऊं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, और साथ ही अपने कुछ और लोगों को भी जो कि लाइंड अप है। लेकिन सबसे पहले हमें वहां पर सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, कम से कम 1000 2000 सब्सक्राइबर मुझे पूरे करने हैं। तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं उसका लिंक आपको लास्ट में जो वीडियो है वहां पर दे दूंगी। उस लिंक में जाकर आप सीधे उस चैनल पर चले जाएंगे। प्लीज वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही वहां जाकर प्लीज कमेंट भी कर दीजिए कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, या कोई भी अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।